मैं अपनी रिकॉर्डिंग लेक्चर की स्टार्ट कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा लेक्चर होगा बच्चे, यह है हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। बेले का ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, ठीक है, चैप्टर नंबर 33। लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर आप लोगों को कर दूँ कि इस चैप्टर के अंदर से जो चीज़ें मैं आप लोगों को सेलेक्टिवली बताऊंगा उनको आपने मार्क करके वो ही तैयार करनी है। पूरा पूरा चैप्टर के अंदर जो इंग्लिश में टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन दी है वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, जो इस चैप्टर की पिक्चर्स हैं, ठीक है, पिक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी किस्म की डिपिक्शन दी हुई है डिफरेंट टेस्ट्स की। नंबर टू, बच्चे जो ब्लू बॉक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो इस चैप्टर को बच्चे हम लोग दो लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करेंगे। हालांकि कल भी मेरी इमरजेंसी की ड्यूटी है, लेकिन चूंकि हम लोगों को ये चैप्टर कवर करना है तो मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा, बट आई एम सेइंग कि मेरी कोशिश होगी कि कल भी हम लोग एक लेक्चर रख लें इसका, और आज का और कल का दोनों का लेक्चर मिला के हम इस चैप्टर को खत्म कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये कवर हो जाएगा। बच्चे, लेक्चर पे मूव ऑन करने से पहले दो तीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा जो कि आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करेंगे और फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे मुझे आप लोग नाम बताएं कि मीजेंटेरिक सिस्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं। द चैट बॉक्स इज ओपन एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जी बच्चों, मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर करें। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं आता। मुझे ये बताएं कि कौन कौन से मेथड्स हैं एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा में रिपेयर करने के। कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि हम लोगों ने स्टडी की हैं, नेम देम ऑल। ये सब बच्चे मेरी बात गौर से सुने। रिडक्शन, स्टेबलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा के अंदर रिपेयर करने के मेथड्स नहीं हैं। रिडक्शन, स्टेबलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन ऑर्थोपेडिक्स में लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर के प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स को आप मेथड से मिक्स नहीं कर सकते। मेथड्स जो हैं बच्चे, आप लोगों में से दो तीन बच्चों ने आंसर किया है, उसको मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ जी। ऑरिफ हो गया, प्लेट्स हो गया, स्क्रू हो गया, और बच्चे बताएं और कौन सा मेथड है। इतने सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं। के वायर्स गुड, इंटरमेडलरी नेलिंग वेरी गुड। और बच्चे, एक्सटर्नल फिक्सेटर आप में से किसी ने भी नहीं बताया जी। अभी बताया तंजीला ने, गुड बच्चे गुड। चलो वेरी गुड उबैद। चलें, अभी भी मैं आप लोगों को जब कहता हूं कि आज मैं लेक्चर नहीं दे पा रहा तो इसका यह मतलब नहीं होता कि आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दें या आप लोग ना पढ़ें। मैंने इसी इंटेंट से कल लेक्चर्स डाले थे कि आप लोग उसको स्टडी करेंगे, चाहे वो जिस टॉपिक के भी हों। ले दे के पूरा साल में आपने वो टॉपिक पढ़ना तो है ना, किसी भी वक्त आपको पढ़ना पड़ेगा। यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि मैं अभी ये यूनिट स्टार्ट करूं या वो यूनिट स्टार्ट करूं। मैं आप लोगों को कुछ भी स्टार्ट करने का नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस दिन जो चीज पढ़ाई जा रही है या जो लेक्चर अपलोड हो रहा है, इट इज योर ड्यूटी टू फिनिश दैट लेक्चर ऑन दैट डे। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ओके बच्चे, तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली क्लिनिकल मेथड्स का। और मैं आप लोगों का जो चैट बॉक्स है बच्चे इसको क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर रिस्पॉन्स। एक सेकेंड जी। ओके बच्चे, अच्छा बच्चे, मैं बेले के मुतालिक एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं जब अभी आप लोगों को बेले करवाने लगा हूं तो बेले के अंदर सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हर टॉपिक से पहले, वो है उस टॉपिक का ब्लू टेबल। और उसको डिस्कस करते करते हम लोग आगे चलेंगे। आज मैं बेले की हेल्प ज्यादा लूंगा क्योंकि इस बुक के अंदर, इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम चीजें हैं वो चैप्टर के अंदर इतनी वेल एक्सप्लेन्ड है कि उनको अलग से बताने की जरूरत कम है। लेकिन जो अलग से बताने वाली होंगी वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑर्थोपेडिक पेशेंट जो कि एक मस्कुलोस्केलेटल डिजीज के साथ आ रहा है, मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट के साथ आ रहा है, उसकी हिस्ट्री में आपको क्या पूछना है। तो सबसे पहले वही हमारे बेसिक एथिक्स के रूल्स आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, और पेशेंट को कंफर्टेबल करके उसको बिठाना है। उसके बाद आपने उनको बताना है कि आप क्या करने जा रहे हैं और पेशेंट की कॉन्सेंट इज अ मस्ट थिंग, ठीक है। फिर आपने उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है कि आपको किस मसले के तहत हॉस्पिटल आना पड़ा है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट लेड यू टू कम हेयर। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चे, अब आपने उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेना शुरू करनी है। उनसे पूछना है कि उनकी फंक्शनल इंपेयरमेंट क्या है। फंक्शनल इंपेयरमेंट से मुराद ये कि डेली रूटीन में जो वो काम करते हैं वो किस हद तक इफेक्ट हो रहा है,
किस किस काम में उनको दिक्कत पेश आ रही है, उनकी पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ड्रग रिलेटेड हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री, इस पे आपने लाजमी फोकस करना है। ठीक है, ये वो चीजें हैं, ये वो आपकी हिस्ट्री की चीजें हैं जो कि क्लिनिकल पॉइंटर्स बनते हैं और आपको हेल्प करते हैं डायग्नोसिस बनाने में, पेशेंट की डिफिकल्टी फाइंड आउट करने में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। उसके बाद बच्चे मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो अब मैं आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर कर दूं। ये देखें यहाँ पे हेडिंग क्या दी हुई है, जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक हो गया। जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, साइंटिस्ट बेसिकली आप कह लें, क्लिनिशियन कह लें, मेडिकल डॉक्टर कह लें, जिनका नाम था एप्ली, APLEY। एप्ली ने 3 प्रिंसिपल्स डिवाइस किए थे ये बताने के लिए कि मस्कुलोस्केलेटल डिजीज को कैसे आपने फाइंड आउट करना है। प्लीज इन तीनों प्रिंसिपल्स को याद रखिएगा। अगर आप लोग याद रखेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर आप लोग अपनी क्लिनिकल लाइफ में पेशेंट को इसी अप्रोच के साथ डील करेंगे। ये प्रिंसिपल्स हमारे यहाँ फाइनल ईयर के बच्चों को, हाउस जॉब वालों को, इवन पीजीज को बिल्कुल भी नहीं पता। वो कर रहे हैं, वो पेशेंट को चेक कर रहे हैं, बट दे डोंट नो इन थ्योरी कि व्हाट आर दोस प्रिंसिपल्स। और जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, जो कि आपका चाहे FCPS का एग्जाम हो, चाहे FRCF का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो आप लोगों का, उस सब के अंदर थ्योरी आती है। तो अगर आपकी थ्योरी पुअर है तो आप क्लिनिकली जितना भी अच्छे हो जाएं, लेकिन अगर आप एग्जाम नहीं पास कर रहे तो आप नेक्स्ट स्टेप्स को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि मस्कुलोस्केलेटल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ जो भी पेशेंट आए उसको डील करने के, एग्जामिन करने के 3 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 लुक, नंबर 2 फील, नंबर 3 मूव। ठीक है, लुक करना है, आपने ओवरऑल इंस्पेक्शन करना है, और जो उसकी डिजीज कंप्लेंट है जिस एरिया की, उसको लुक करना है। फिर फील करना है आपको, फील के क्या कंपोनेंट्स है मैं सब अभी आपको बताता हूं। और मूव करना है, ये देखना है कि उस जॉइंट के ऊपर मोबिलिटी किस हद तक इफेक्टेड है, जो रेंज ऑफ मोशन है वो किस हद तक डिस्टर्ब्ड है या अनडिस्टर्ब्ड है, क्या उसके अंदर खराबी सामने आ रही है। ये प्रिंसिपल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप लोग मेडिसिन में प्रिंसिपल्स पढ़ के आए हैं, IPPA, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ठीक हो गया, ये आपके ऑर्थो के प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपने याद रखना है। अब बच्चे आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये है कि अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर की लोअर लिम्ब की एनाटॉमी की कुछ इंपॉर्टेंट बात याद हो तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो गेट साइकिल होती है, जो इंसान हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गेट। ठीक है, ये हमारी गेट है, हमारी चाल हमारी गेट है। तो जो हमारी गेट है बच्चे, इसके बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टैंस फेज और दूसरा होता है स्विंग फेज। स्टैंस फेज के अंदर, स्विंग फेज का देखें नाम से पता चल रहा है, एक ऐसा फेज जिसके अंदर आपका पाँव हवा में मौजूद रहता है। ठीक है, सिर्फ आपका पाँव का कोई एक पार्ट या टोज या हील जो है वो इन कांटेक्ट आ रही है अर्थ के साथ, जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ, बाकी पार्ट आपका हवा में है। और बच्चे जो आपका स्टांस फेज है वो फेज है जिसके अंदर आप अपनी पूरी सोल को प्लेस करते हैं, इन कांटेक्ट लेके आते हैं ग्राउंड के साथ, और ग्राउंड को पुश करके पीछे की तरफ, खुद आगे की तरफ मूव करते हैं और वॉक करते हैं। ठीक है, तो गेट के ये 2 फेजेस पता होने चाहिए, क्योंकि मैं अभी आपको गेट्स की टाइप करवाऊंगा, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि जब भी हम किसी पेशेंट को लुक करेंगे तो लुक के कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, उसकी गेट देखेंगे और उसका फोकस्ड इंस्पेक्शन करेंगे। 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला प्रिंसिपल है लुक, लुक के फर्दर 2 कंपोनेंट्स हैं, ओवरऑल पेशेंट की गेट क्या है और उसको फोकस्ड इंस्पेक्ट करें। फोकस्ड इंस्पेक्शन का मतलब है बेसिकली लोकल एग्जामिनेशन, कि जिस जगह की उसकी कंप्लेंट है उस जगह पे खास तौर पे आपने फोकस्ड इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, नंबर 2 पे जो प्रिंसिपल आता है दैट इज नोन एज फील। अब ये वाला जो पूरा पेज है बेले का, अगर आप इसको नहीं भी रीड करते तो दैट्स गोइंग टू वर्क। ठीक है, क्योंकि इतने बेसिक प्रिंसिपल्स आप लोग जब क्लिनिकल मेथड्स करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ये थ्योरी आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फील के अंदर बच्चे आप लोगों ने क्या क्या फील करना है? अब फील के अंदर ऑब्वियसली किसी भी जॉइंट के ऊपर, किसी भी लॉन्ग बोन के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स उसको कवर कर रहे हैं आपने बेसिकली उनको फील करना है। सो यू आर गोइंग टू फील द स्किन। स्किन के अंदर बच्चे सेंसरी लॉस, सेंसरी डिटेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे जो चीज आप देखेंगे दैट इज सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर बच्चे फिर फर्दर कंपोनेंट्स आ सकते हैं, जैसे कोई स्वेलिंग है, कोई लंप है, पल्सेस वगैरह है, वो आप देखेंगे। थर्ड कंपोनेंट जो आपने फील करना है दैट इज योर बोन। ठीक है,
तो अब आप लोग ये देखें, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया। पहला प्रिंसिपल था लुक करना, लुक के अंदर आपने गेट देखी और फोकस्ड इंस्पेक्शन किया। सेकंड प्रिंसिपल था फील करना, फील करने के अंदर आपने स्किन फील की, सॉफ्ट टिश्यू फील किया और हार्ड टिश्यू यानी कि बोन को फील किया। थर्ड नंबर पे आता है बच्चे आपका प्रिंसिपल दैट इज नोन एज मूव। और मूव अब आप लोग किस बेस पे बच्चे देखते हैं, एक्टिव मूवमेंट देखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पेशेंट को आप कहते हैं कि वो उस जॉइंट के ऊपर खुद करे। जैसे अगर एक पेशेंट लेटा हुआ है इंस्पेक्शन बेड के ऊपर, एग्जामिनेशन बेड पे, और उसे मैं कहूं कि अपना घुटना मुझे बंद करके दिखाएं या अपना घुटना फ्लेक्स करके दिखाएं, तो वो उसकी एक्टिव मूवमेंट होगी। लेकिन अगर मैं उसका घुटना खूब खुद जो है वो फ्लेक्स करता हूं तो वो पैसिव मूवमेंट होगी, ठीक है। और तीसरी तरीके की जो बच्चे चीज है मूवमेंट में, हम देखते हैं कि जो भी पेशेंट मूवमेंट कर रहा है, क्या वो मूवमेंट स्टेबल है, क्या उसके अंदर उसका इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, क्या वो डिसइक्विलिब्रियम में तो नहीं जा रहा, क्या वो गिरने की टेंडेंसी तो नहीं रख रहा, या फिर कोई भी अगर वो मूवमेंट कर रहा है बैठ के भी, तो क्या वो उसकी मूवमेंट कायम रहती है या वो फौरन ब्रेक कर जाती है, वो टूट जाती है। तो इसी हिसाब से बच्चे, अगर मैं आप लोगों की दोबारा एक दफा रिविजन करवाऊं, तो एप्लीज के जो प्रिंसिपल हैं दे आर बेसिकली थ्री प्रिंसिपल्स: लुक, फील एंड मूव। लुक के अंदर मैंने आपको बताया गेट है और उसके साथ बच्चे फोकस्ड इंस्पेक्शन है। फील के अंदर मैंने आपको बताया स्किन है, सॉफ्ट टिश्यू है और बोन है। और बच्चे जो मूव है उसके अंदर मैंने आपको बताया एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी। तो ये अब आप लोगों को जो एप्लीज प्रिंसिपल्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन है ये याद होने चाहिए। प्रिंसिपल्स को और मेथड्स को, इन चीजों को आपस में आप लोगों ने बच्चों मिक्स नहीं करना। तो पहली चीज जो बच्चे हम लोग देखने लगे हैं अब वो है गेट्स। तो डिफरेंट जो गेट्स होती हैं बच्चे, इनकी टाइप्स क्या होती हैं। बच्चे जो यहाँ पे लिम्प्स लिखी हुई हैं, बेसिकली लिम्प हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल गेट को, ठीक हो गया। तो बच्चे एबनॉर्मल गेट के अंदर जो इसने ये निमोनिक बनाया ना, LIMPS लिम्प्स का निमोनिक, ये बेसिकली इसने कॉजेस दिए हैं। अगर ऊपर वाला टेबल आप लोग नहीं भी करते तो दैट्स टोटली फाइन, इस टेबल में से कोई सिग्निफिकेंट MCQ नहीं है। लेकिन बच्चे जो आपके पास ये सेकंड टेबल है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत अच्छा टेबल ये इसने दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप लोगों को करना है, ठीक है, और इसमें से MCQs भी आ सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको बहुत सारे सीनियर्स और जूनियर्स और पता नहीं टीचर्स और कौन कौन लोग ये कहेंगे कि ऑर्थोपेडिक बेले से मत करो, ऑर्थोपेडिक करने का फायदा नहीं है, ऑर्थोपेडिक में से सिर्फ एक सवाल आता है, तरह तरह की बातें लोग करेंगे। मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि मेरा मोटो आप लोगों को पढ़ाने का, एग्जाम पास कराने का सिर्फ नहीं है, बल्कि आप लोगों को क्लिनिकल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ओरिएंटेशन देना है, ठीक है, एग्जाम रिलेटेड ओरिएंटेशन देना है। ये बात आप लोग क्लियर कर लें। तो कोई भी चीज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आप लोग ये मत समझिएगा कि ये तो पेपर में नहीं आनी, ये वक्त जाया करा रहा है। अगर किसी बच्चे को ये फील होता है तो वो मेरा लेक्चर छोड़ सकता है, लेकिन मैं आप लोगों की बेहतरी के लिए आप लोगों को ये चीजें करवा रहा हूँ, ऐसे बच्चों को जो कि खुद पैशनेट है ये पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले बच्चे लिम्फ की टाइप देखें, एंटेल्जिक गेट। एंटेल्जिक गेट बेसिकली एल्जिया का जो वर्ड होता है, तो वो यूजुअली बच्चे पेन के लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे मायल्जिया हो गया, ओडोंटेल्जिया हो गया, ये आपके पेन के लिए यूज होता है, डायनिया का भी और एल्जिया का भी वर्ड। तो एंटेल्जिक गेट जो है बच्चे, ये पेनफुल हिप जॉइंट की मूवमेंट है जिसके अंदर हिप जॉइंट जो है आर्थराइटिस हुआ हो। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये गेट्स कैसी होती हैं। नंबर 2 पे आती है बच्चे ट्रेंडल-लंडबर्ग्स गेट। अच्छा, एक चीज को यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं क्योंकि फर्स्ट ईयर की बातें हैं, शायद आप लोगों को भूली हो। अगर कभी भी मैं ये कहूं कि किसी बंदे को ट्रेंडल-लंडबर्ग साइन पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल याद करने की कोशिश कीजिएगा कि फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है, ठीक है, ये इसका राइट और लेफ्ट फुट है, ये राइट फुट है, ये लेफ्ट फुट है। अगर कोई बंदा राइट साइड के ऊपर खड़ा है, ठीक है, राइट साइड के फुट पे खड़ा है, और जो अपना लेफ्ट फुट है इसको अपना ऊपर उठा लेता है, ऐसे लिफ्ट कर लेता है, यानी कि ग्राउंड के बीच में और फुट के बीच में ये इतना सा डिस्टेंस आ जाता है, और जो राइट फुट है वो जमीन पे ही पड़ा है, और उसका जो राइट साइड का पेल्विस है वो बच्चा ड्रॉप कर जाता है, यानी कि वो नीचे की तरफ आ जाता है और ये वाला ऊपर ही रहता है। तो इसका क्या मतलब होगा कि दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंडल-लंडबर्ग साइन, यानी कि जिस साइड का फुट उसने नीचे की तरफ रखा हुआ है उसी साइड का पेल्विस ड्रॉप कर गया है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव ट्रेंडल-लंडबर्ग साइन। ठीक हो गया। नंबर 2, आपने ये याद रखना है कि ट्रेंडल-लंडबर्ग साइन जो होता है वो सिर्फ एक साइड के हिप जॉइंट के
अंदर अगर ये सिम्टम या साइन आ रहा हो तो उसको हम टेंडलनबर्ग गेट कहते हैं। लेकिन अगर बायलैटरल हिप जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का भी, दोनों साइडों का पेल्विस अगर ड्रॉप कर जाए बारी बारी, अब यानी कि अगर मैं एक पेशेंट को राइट साइड पे खड़ा कराता हूं, लेफ्ट फुट उसका रेज होता है हवा में और राइट साइड का पेल्विस गिरता है, और फिर लेफ्ट साइड का जो उसका फुट है वो स्टैंड करवाता हूं, स्टिक करवाता हूं ग्राउंड पे, और राइट साइड का लिफ्ट करवाता हूं, और फिर लेफ्ट साइड का पेल्विस उसका ड्रॉप डाउन करता है, तो इसका मतलब है कि उसको बायलैटरल हो गया ना, पेल्विस का ड्रॉप हो गया। तो बायलैटरल टेंडलनबर्ग साइन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? वॉडलिंग गेट। ठीक है, इसको वैडलिंग नहीं पढ़ना, इट्स वॉडलिंग गेट। ठीक हो गया, अगर दोनों साइडों की इन्वॉल्वमेंट हो। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को यह भी कराया है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें बच्चे कि ये हिप एबडक्टर्स की बेसिकली वीकनेस की वजह से होता है, और आप लोगों को पता है कि इसके अंदर ग्लूटियस मीडियस मिनिमस की इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद है बच्चे हाई स्टेपिंग गेट। हाई स्टेपिंग गेट या हाई स्टेपेज गेट भी इसको कहते हैं, जो यूजुअली कॉमन पेरोनियल नर्व की पाल्सी के अंदर होती है, फुट ड्रॉप के केस के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद है बच्चे स्पास्टिक गेट। स्पास्टिक गेट होती है बिल्कुल फर्म रिजिड गेट, जो कि सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स में होती है। और एटैक्सिक गेट होती है बिल्कुल ऐसी गेट जिसके अंदर इंसान बार बार कदम उठाने पे और कदम रखने पे स्विंग करता है टू एंड फ्रो, और उसके अंदर गिरने की टेंडेंसी आती है। ठीक है, एटैक्सिक हो जाता है। तो यहां तक तो बच्चे ये आपका एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था ही, ये मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा क्लिप, ताकि हम लोगों को ये चीज मजीद क्लियर हो जाए। जी, ये देखें बच्चे, पहली गेट है पार्किंसंस गेट, और आपको पता है कि पार्किंसंस गेट का दूसरा नाम क्या होता है? फेस्टिनेंट गेट, FESTINANT, जिसके अंदर इसको हम मैग्नेटिक गेट भी कहते हैं। पेशेंट के स्टेप्स देखें बिल्कुल जमीन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक हो गया, उसके बाद है दूसरे नंबर पे एंटल्जिक गेट, जो कि यूजुअली होता है कि जब बंदा चल रहा है तो उसको दर्द दर्द होता है पर चलने के दौरान। ठीक है, जिसके अंदर उसका वो फेज, जिसके अंदर स्टांस फेज, जिसमें उसने पांव अपना जमीन के साथ लगाना है, वो शॉर्ट होता है और वो पांव हवा में लिफ्ट ज्यादा करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स के अंदर ये वाली गेट यूजुअली देखी जाती है। ठीक हो गया, उसके बाद जो गेट आती है दैट इज वॉडलिंग गेट। इसने वॉडलिंग का पहले बता दिया, टेंडलनबर्ग का बाद में बताया, दैट्स फाइन। छोटी सी बच्ची है, इसको देखें दोनों साइड्स के इसके पेल्विस बार बार ड्रॉप कर रहे हैं, ये स्विंग कर रही है बिल्कुल एक डक की तरह, क्योंकि इसको दोनों साइड के हिप के अबडक्टर्स की अबनॉर्मेलिटी है। इवन प्रेगनेंसी में ये डेवलप हो सकती है, और कॉन्जेनिटल डिजीजेज हो सकती हैं। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की अगर इन्वॉल्वमेंट हो तो वो हो सकती है। ठीक हो गया, दोनों साइड्स की। और अगर फ्रैक्चर जोन डिफरेंट हो तब हो सकती है। ये आप देखें टेंडलनबर्ग गेट का इसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि अनस्टेबल पेल्विस होती है, लेकिन इसके अंदर एक साइड की इन्वॉल्वमेंट है, दो साइड्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये देखें बड़ी अच्छी इसने करके दिखाई है, पेल्विस टिल्ट कर रहा है वॉकिंग करने पे और हिप ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ एक तरफ की इन्वॉल्वमेंट है। आई होप कि ये वाली गेट्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। जी, तो बच्चे ये देखें कि कभी भी सर्जरी के अंदर, मैंने आपको गेट्स कराई हैं, गेट्स के बाद अब मैं आपको ये चीज करवा रहा हूं कि कभी भी आप लोगों को कोई स्वेलिंग मिले किसी भी बंदे के अंदर, किसी भी जगह पे ऐसी स्वेलिंग मिले जो कि आप लोग पाल्पेट कर सकते हैं, पाल्पेबल स्वेलिंग मिले, तो उसके मुतालिक ये हिस्ट्री आपको लाजमी आनी चाहिए। फाइनल ईयर के अंदर जब स्टूडेंट्स जाते हैं और उनको कोई स्वेलिंग मिलती है, तो वो हमें ये बार बार पूछते हैं, पीजी से पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं कि मैं इसकी क्या हिस्ट्री लूं। बच्चे, हिस्ट्री आपने यही लेनी है जो कि स्वेलिंग की रेलिवेंट बनती है, और वो मैं आज आपको करवाने लगा हूं। ठीक है, आप देखें स्वेलिंग का जो एक्रोनिम है वो बेसिकली स्वेलिंग ही है। एस फॉर स्टार्ट। सबसे पहले आप ये पूछें पेशेंट से कि ये स्टार्ट कब हुई। ठीक है, ट्रॉमा के बाद हुई, ग्रेजुअली हुई, ऑनसेट इसका बेसिकली क्या था। नंबर 2 पे आपने पूछना है वेयर, किधर है ये, स्किन में है, फैट में है, मसल में है, किधर है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, नॉर्मन ब्राउजी के अंदर ये वाली बात इतनी अच्छे तरीके से नहीं लिखी जितनी ये वाली बात अब्दुल वहाब डोगर के ऑस्पी की बुक के अंदर क्लियरली लिखी हुई है कि कोई भी स्वेलिंग स्किन में हो या फैट में हो या मसल में हो तो उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब्दुल वहाब डोगर की ऑस्पी की बुक में लंप का एग्जामिनेशन लिखा है और वहां पे ये बात क्लियरली लिखी है। ठीक है, हिस्ट्री के पॉइंट्स आपको अभी करा रहा हूं, पहले इसको देखो। एक्सटर्नल फीचर्स में देखना है उसका साइज क्या है, कितने सेंटीमीटर उसकी लेंथ है या डायामीटर है, सरफेस उसकी ऊपर ओवरलैंग कैसी है, मार्जिन फील हो रहे हैं,
लिम्फ नोड्स तो नहीं है कोई पाल्पेबल उसके साथ रीजनल लिम्फ नोड्स, जैसे अगर कोई ग्रोइन की स्वेलिंग है तो इंग्वाइनल आप देख लें, नेक की स्वेलिंग है तो सर्वाइकल आप देख लें, ठीक है, या नेक की जितनी भी लिम्फ नोड्स हैं वो देख लें। लिक्विड देखें कि क्या उसके अंदर लिक्विड कंसिस्टेंसी तो नहीं है, फ्लक्चुएंट तो नहीं है, क्या कोई वो सिस्टिक मटेरियल तो नहीं है। इंटरनल फीचर्स देखें, कोई हार्ड है, टेंडर है, क्या है, पैल्पेट करने पे कैसी है। नॉइज देखें, कोई ब्रूई तो नहीं है, कोई थ्रिल तो नहीं है, कोई आर्टीरियो विनस फिस्टुला तो नहीं है जैसे डायलिसिस के पेशेंट्स में जो क्रिएट किया जाता है, एंड दैट्स नॉर्मल फॉर देम क्योंकि उनका डायलिसिस हो रहा है, ठीक है। कोई जनरल एग्जामिनेशन में आप लोग देखें जनरल और तो कहीं लम्प्स नहीं है। अक्सर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको लाइपोमास होते हैं और उनको पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज मुख्तलिफ किस्म के लाइपोमास होते हैं, मल्टीपल लाइपोमेटोसिस होता है जिसको हम लोग डरकम्स डिजीज कहते हैं, DERCUM''S, ये आप लोग आगे पढ़ भी लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेबल है। अब आप लोग को एक चीज बताता चलूं यहाँ पे कि आप लोगों ने मसल की पावर काफी दफा चेक की होगी, ठीक है, फोर्थ ईयर में चेक की होगी, थर्ड ईयर में चेक की होगी, फाइनल ईयर में चेक की होगी। आप लोग देखेंगे कि जो आपके पीजीज हैं, जो आप लोगों के कंसल्टेंट्स हैं, वो पेशेंट्स के मसल की पावर चेक कर रहे हैं। हर कोई मसल की पावर लिखता है राइट साइड के फुट की, फॉर एग्जांपल राइट साइड के जो आपके प्लांटर फ्लेक्सर है उनकी पावर लिखी 5 में से 2, या और साथ लेफ्ट साइड की लिखी 5 में से 3। अब ये पावर तो सब लोग लिख रहे हैं, लेकिन अगर कभी आप इनसे पूछें कि मैडम सर इस ग्रेडिंग सिस्टम का नाम क्या है, ये किस बेस पे आप लोग मसल की पावर लिख रहे हैं, तो मसल की ग्रेडिंग सिस्टम का नाम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता। बच्चे, मसल की पावर की ग्रेडिंग सिस्टम का नाम है MRC ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ मसल पावर, मेडिकल रिसर्च काउंसिल ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ मसल पावर। ये नाम आपको आना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि ये नाम कभी आपको पेपर के अंदर आ जाए तो आप लोग कहेंगे पता नहीं ये कौन सी मसल पावर थी, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ी। तो ये मैं आप लोगों को नाम इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चे हेडिंग्स नहीं पढ़ के जाते उनका पूरा पूरा सवाल इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि उन्होंने हेडिंग नहीं पढ़ी होती। ग्रेड 0 के ऊपर मसल जो है वो कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। ग्रेड 1 पे फ्लिकर ऑफ मूवमेंट शो करेगा, थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करेगा। ग्रेड 2 पे एक्टिव मूवमेंट है विद ग्रेविटी एलिमिनेशन, यानी कि यूजुअली ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा मैं आपको लोगों को ये एक सेकंड दिखाता हूँ, एक एक स्टेप साथ करके दिखाता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक बेड है, इसके ऊपर पेशेंट की ये टांग पड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि तुम अपनी टांग जो है वो ऊपर उठा के दिखाओ, नी जॉइंट पे फ्लेक्शन करके दिखाओ। वो नहीं कर पा रहा, बिल्कुल टच से मस नहीं हुई उसकी, तो मैं उसको रेट करूंगा 5 में से 0। अगर वो थोड़ी सी कोशिश करता है हल्की सी ऐसे करने की, थोड़ी सी ऊपर से लेग रेज करता है, हल्की सी बिल्कुल शो करता है हल्की सी, तो इसको मैं कहूंगा 5 में से 1, यानी कि फ्लिकर ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट है। नंबर ग्रेड 2 मैं कहूंगा बच्चे कि अगर ये मैं इसको कहता हूं कि चलो अच्छा तुम टांग अगर नहीं उठा सकते तो तुम ये टेबल है ना, टेबल की सरफेस पे टांग यहाँ दाएं बाएं ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमा के दिखाओ, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव कर लेता है हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब है मैंने ग्रेविटी एलिमिनेट करके ये मूवमेंट करवाई है, तो इसको मैं रेट करूंगा 2 में से 5, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट ग्रेडिंग आती है दैट इज एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। अब एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे हो सकती है, जैसे बच्चे इसको मैं कहूं कि तुम अपनी नी फ्लेक्स करके दिखाओ, टांग ऊपर उठा के दिखाओ, ये ऊपर तो उठाए, ठीक हो गया, ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहा है, लेकिन मसला इसका यह है कि इतनी पावर इसके अंदर नहीं है जिस पावर से एक एक्टिव ह्यूमन बींग ऊपर ले जा सकता है, तो इसको मैं रेट करूंगा 3 में से 5, यानी कि बहुत स्लो है, मूव कर रहा है लेकिन स्लो है बहुत। ग्रेड 4 के अंदर बच्चे क्या होगा कि अगर मैं इसके ऊपर ये जो इसकी टांग थी इसके ऊपर मैं यहाँ पे लेग पे हाथ रख दूं अपना, और इसका अपने हाथ से जोर नीचे की तरफ लगाऊं और इसको कहूं तुम अपनी टांग ऊपर की तरफ उठाओ, और ये अगर मैं मेरे रेजिस्टेंस अप्लाई करने के बावजूद ये टांग ऊपर उठा लेता है, उठाता जरूर है लेकिन जरा ज्यादा टाइम लेके ऊपर अपनी टांग उठाता है, और इसकी पावर जो है वो थोड़ी सी मुझे कम फील होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से, तो इससे मैं 4 में से 5 कहूंगा। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जिसके मसल्स की पावर इंटैक्ट है, उसे अगर मैं कहूंगा कि नी जॉइंट पे फ्लेक्शन करके दिखाए, तो वो फौरन क्या करेगा, लेटे लेटे बिल्कुल फौरन ऐसे करके दिखा देगा, फौरन ऐसे करके दिखा देगा फ्लेक्स करके। तो जो ये आपका स्पीड पे भी डिपेंड करता है सॉरी, और पेशेंट का रिस्पॉन्स कितनी देर में आ रहा है, इसकी बेस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं मसल्स की पावर को, ठीक हो गया। आई होप बच्चे कि आप लोगों को बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मसल्स की पावर को हम लोग कैसे चेक करते हैं।
उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें, आप लोगों को समरी बॉक्स यहाँ पे एक दफा बता देता हूँ कि मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या देखना है। सबसे पहली चीज है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नंबर 2 पे असेस द गेट, नंबर 3 पे लुक फील एंड मूव, ये 3 4 5 पे। उसके बाद बच्चे कुछ स्पेशल टेस्ट आते हैं जो कि अभी हम लोग रीजन वाइज पढ़ेंगे। और स्पेशल टेस्ट के अलावा आपने एक चीज कभी भी नहीं भूलनी, कभी भी, प्लीज इस चीज को बोल्ड के अंदर हाईलाइट कर लो, इसको अपने पास नोट कर लो। जब भी लिम्ब एग्जामिनेशन करो तो लिम्ब का डिस्टल न्यूरोवास्कुलर स्टेटस हमेशा चेक करो, ठीक है। लिम्ब का डिस्टल न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक करने से मुराद ये है कि लिम्ब के अंदर कम से कम पेरीफ्री पे, बिल्कुल एंड पे, सेंसरी रिस्पॉन्स कैसा है, मोटर रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा, और जो डिस्टल पल्सेस हैं, जैसे अगर मैं फुट की बात करूं तो डॉर्सलिस पीडस आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की पल्सेशन आ रही है या नहीं, अपर लिम्ब की बात करूं तो रेडियल पल्स आ रही है या नहीं, ठीक हो गया। ये आपकी बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब बच्चे जो पहला सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन। इसके अंदर छोटी सी चीज है, ये देख लो कि स्पाइनल कॉलम जो आपका वर्टेब्रल कॉलम, इसके अंदर 33 वर्टेब्रे हैं और 23 इंटरवर्टेब्रल डिस्क हैं, ठीक है। अगर अभी आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है कि 33 वर्टेब्रे और 23 वर्टेब्रल डिस्क हैं, तो फिर आप लोगों को फर्स्ट सेकंड ईयर की एनाटॉमी देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे वर्टेब्रा के पार्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर वर्टेब्रल बॉडीज आपस में फ्यूज कर चुकी हैं। जैसे आपके कॉक्सिजियल जो सेगमेंट्स हैं, सैक्रल सेगमेंट्स हैं, वहां पे आपकी इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो होती हैं यूजुअली नहीं पड़ी होती। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन के अंदर ये इंट्रोडक्शन वाली बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद बच्चे ये जरा सा इंपॉर्टेंट टेबल आप लोग देख लें, थोड़ी सी आप लोगों की मेडिसिन की रिवीजन हो जाए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ टू द पॉइंट स्पाइन का एग्जामिनेशन आपने कैसे करना है। तो इसके अंदर बच्चे जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात ये कि आप लोगों को कम से कम ये 5 रूट लेवल्स हर हाल में याद होने चाहिए। इनको मार्क कर लो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप लोगों को। पहला पहला ये वाला C5 रूट लेवल के ऊपर आप सेंसरी सेंसेशन कहां पे देख सकते हो? लैटरल अपर आर्म पे। कहां पे? लैटरल अपर आर्म पे। अगर किसी बच्चे को ये चीज क्लियर नहीं हो रही तो मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बंदा है, ये उसकी गर्दन है, ये उसका अपर आर्म है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके मैं उसका फोर आर्म बना रहा हूं। तो आप ये देखें कि जो उसका सेंसरी रिस्पॉन्स होगा लैटरल अपर आर्म पे, ये C5 के रूट पे डिपेंड करेगा, ठीक हो गया। तो मैंने C5 की सेंसेशन अगर चेक करनी है तो मैं यहां पे कर सकता हूं। नंबर 2, अगर मैंने C5 की मोटर कैपेबिलिटी चेक करनी है तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे एक मसल होता है दैट इज नोन एज डेल्टॉइड, जिसके अंदर हम लोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, उसके ऊपर मैं मूवमेंट करा सकता हूँ, ठीक है, डेल्टॉइड की। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आप लोग यानी कि डेल्टॉइड की मूवमेंट के लिए आप ये देखें कि जो ओवरहेड एबडक्शन के अंदर या एबडक्ट करने में आर्म का रोल है वो डेल्टॉइड के फाइबर्स का है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर मुझे रिफ्लेक्स चेक करना है तो मैं बाइसेप्स का जो रिफ्लेक्स है वो भी मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, ठीक हो गया। यानी कि उसका रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे मिल सकता है कि वो इंटैक्ट है या नहीं। चेक मैंने उसको इधर करना है लेकिन मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ये वाला मसल जो है वो इंडक्ट है, वो इंटैक्ट है, ठीक है, नर्व रूट इंटैक्ट है बेसिकली। नंबर 2 पे जो नर्व रूट आपको आनी चाहिए दैट इज C6। हर हाल में आपको ये आनी चाहिए, जब भी पूरे फाइनल ईयर में, पूरे एमबीबीएस के करियर में C6 के लेवल पे आप लोग कहाँ कहाँ सेंसेशन फील कर सकते हैं, कहाँ मोटर रिस्पॉन्स देख सकते हैं। आए मैं आप लोगों को ये वाली चीज क्लियर कर दूं। तो बच्चे C6 के लेवल पे आप लोगों ने सेंसेशन अगर चेक करनी है तो लैटरल फोर आर्म जो है वो आपका बनेगा सेंसरी लेवल के लिए। रिस्ट की एक्सटेंशन अगर एक बंदा कर पाता है, रिस्ट की एक्सटेंशन, तो ये देखें फॉर एग्जांपल अगर ये किसी बंदे की रिस्ट ऐसे करके ये गिरी हुई है, इसको मैं कहता हूँ एक्सटेंड करो, और ये अगर एक्सटेंड करने पे रिस्ट को ऐसे कर लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब है उसने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, तो इसका मतलब है C6 इंटैक्ट है। अगर आपने इसका रिफ्लेक्स देखना है तो यू आर गोइंग टू सी ब्रेकियोरेडियलिस, और ब्रेकियोरेडियलिस इधर आपके थंब के पास आप स्टाइलॉइड प्रोसेस के ऊपर ब्रेकियोरेडियलिस का रिफ्लेक्स चेक करते हैं। आई होप ये बेसिक बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगी। उसके बाद जो आपको रूट वैल्यू हर हाल में आनी चाहिए दैट इज बच्चे ये वाली C7, C7, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें C7 की इंपॉर्टेंस क्या है। C7 के अंदर बच्चे ये है कि आप लोगों को अगर सेंसेशन फील करनी है तो मिडिल फिंगर के लेवल पे जो आपको सेंसेशन मिलेगी वो C7 की मिलेगी। नंबर 2, ट्राइसेप्स का जो जर्क है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, और आपको पता है ट्राइसेप्स यहाँ पे किधर हम लोग देते हैं, ओलिक्रेनन के ऊपर इसका जर्क यूजुअली हम लोग
चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है ये, इसी से ही आपका मोटर रिस्पॉन्स भी आ जाएगा और रिफ्लेक्स भी चेक हो जाएगा। उसके बाद बचे चौथे नंबर पे जो आपको आना चाहिए, ये नीचे वाला है L4। ठीक है, मीडियल लेग एंड, मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हम लोग डिफरेंट रूट वैल्यूज कहाँ कहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये डायग्राम जो है वो मैं इरेज करता हूँ। ये देखें फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड जी, फॉर एग्जाम्पल ये नी है किसी बंदे की। ठीक है जी, तो बच्चे आप देखें कि इसके अंदर आप लोग L4 आपने चेक करना है, तो मीडियल जो लेग का साइड होगा इसके ऊपर L4 सेंसरी सेंसेशन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा टिबियालिस एंटीरियर जो मसल है उसको बच्चे से मोटर प्रोवाइड कर रही है, और नी जर्क अगर आप चेक करेंगे तो उससे रिफ्लेक्स टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट वैल्यू आपको आनी चाहिए हर हाल में इस टेबल में से, वो है S1, लैटरल एंड प्लांटर फुट। ठीक है, अब ये देखें कि इसके अंदर S1 के अंदर आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात क्या क्या पता होनी चाहिए। अगर बच्चे मैं फुट की बात करूं यहाँ पे ऐसे करके, तो लेटरल एंड प्लांटर फुट, यानी कि फॉर आप इमेजिन कीजिए कि ये मीडियल साइड है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा फुट है, तो ये लेटरल साइड और जो प्लांटर साइड होगी यहाँ पे जो सेंसेशन होगी वो S1 गवर्न करेगा। साथ ही साथ गैस्ट्रोक्निमियस मसल जो है उसकी सप्लाई को गवर्न करेगा, और रिफ्लेक्स जो होगा बच्चे वो इसका एकिलीज पे आएगा, एकिलीज टेंडन के ऊपर। ठीक हो गया। ये 5 जो आपकी रूट वैल्यूज हैं ये हर हाल में आपको आनी चाहिए। मैं न्यू लिंक अपलोड कर रहा हूं, जल्दी से वापस आइएगा ताकि हम लोग लेक्चर को रिज्यूम कर सकें।